I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉगिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आ पहुंचा हूं भरतपुर। तो इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, यानी भरतपुर घना पक्षी विहार। राजस्थान का ये राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो भरतपुर ज़िले में स्थित ये अभयारण्य यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, पहले चलिए इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अभयारण्य का मैप दिया गया है और इधर कुछ सूचनाएं हैं। चलो ये सूचनाएं पढ़ ली। केवलादेव नेशनल पार्क, रामसर साल्ट नंबर 230। ये सामने टिकट खिड़की है, यहाँ से मैंने टिकट ले ली है। ये रही मेरी टिकट। इंडियन स्टूडेंट यानी भारतीय विद्यार्थी के लिए 35 + 6 यानी कुल 41 रुपये का चार्ज यानी टिकट होगा। भारतीय नागरिक के लिए यानी इंडियन सिटीजन के लिए ये टिकट बनेगा 111 रुपये का। 105 का टिकट है और 6 रुपये मित्र चार्ज के लिए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर 111 का टिकट है। तो मेरा ये टिकट 111 में पड़ा है। और साथ में मैंने घूमने के लिए रेंजर साइकिल, यहाँ 2 प्रकार की साइकिल है, रेंजर और एक सिंपल साइकिल। सिंपल साइकिल के 100 रुपये और रेंजर के 150 रुपये है। रेंजर के अलावा आप यहाँ पे रिक्शा भी ले सकते हैं। 2 पर्सन रिक्शा 150 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से है। और अन्य चार्जेस इस चार्ट में दिखाए गए हैं, जिन्हें आप जूम करके देख सकते हो। तो ये है मेरी रेंजर। और अब चलते हैं रेंजर पे बैठकर केवलादेव भ्रमण के लिए। देखिए क्या होता है, बने रहिए वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज संडे का दिन है, इसलिए केवलादेव नेशनल पार्क में दर्शकों की संख्या भी काफ़ी है, लेकिन सारे देसी दर्शक नज़र आ रहे हैं, कोई विदेशी दर्शक नहीं है। इस नेशनल पार्क में बहुत सारे विदेशी सैलानी व कई पक्षी वैज्ञानिक भी आते हैं, लेकिन कोरोना के चलते यानी कोविड के कारण अभी यहाँ कोई विदेशी पर्यटक नज़र नहीं आ रहा है। साइकिल से केवलादेव भ्रमण, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार। अगर इस अभयारण्य की उत्पत्ति की बात करें यानी घना की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र शुरुआत में एक निचला क्षेत्र था
जहाँ अक्सर बाढ़ आया करती थी, यानी पानी भरा करता था। यमुना नदी का बाढ़ प्रभावित तटीय क्षेत्र का हिस्सा था। 18वीं शताब्दी में भरतपुर राज्य के शासक महाराजा सूरजमल ने अजान बांध बनवाया था। कौन सा बांध बनवाया? अजान बांध, जो 3270 हेक्टेयर में फैला था। बांध के दो उद्देश्य थे, एक तो बाढ़ को रोकना था और दूसरा पानी के जलाशय के रूप में खेती के उपयोग हेतु भी था। तो 1850-1899 के दौरान गुजरात में मोरवी रियासत के प्रशासक हरबामजी ने इस क्षेत्र में पानी के नियंत्रण के लिए नहरों तथा बांधों की प्रणाली शुरू कर दी। इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया और ऐसा इस क्षेत्र में बतखों को आखेट हेतु और गांव के पशुओं के चारागाह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया। तो प्रारंभिक में यह अभयारण्य एक प्रमुख शिकारगाह था, यानी आखेट क्षेत्र था। यहाँ बतखों का शिकार किया जाता था। कई बार यहाँ शिकार हेतु कंपटीशन भी हुआ। इस अभयारण्य में 2 नदियाँ आती है, एक तो बाणगंगा और एक गंभीर नदी, यानी गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर यह बना हुआ है। इधर देखो सबसे छोटा डक, वेट करना पड़ेगा। अच्छा वो निकल के आ गया। ये दुनिया का सबसे छोटा डक है जो मूव कर रहा है। अच्छा ये सबसे आगे है, जो सबसे आगे है ना। डक चिक भी डाइव करते रहता है। अच्छा इट इज आल्सो कॉल्ड लिटिल ग्रीव। ये रहा ये छोटी सी। हां दुनिया का सबसे छोटा मतलब दुनिया का सबसे छोटा बतख कहाँ, मतलब इंडियन है? ये क्या हो भाई? लोकल बर्ड जो है, लोकल पेड़ पे नहीं उठा। सुनो पागल हो क्या? गिरोगे नीचे सीधे, ठीक हो जाओगे। बट अमरी नहीं, गंदा गंदा। सीधा बैठो, सीधा बैठो। इस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर कई दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। साइबेरिया से आने वाले सार्स यानी क्रेन यहाँ प्रमुख पक्षी है, जो सर्दियों के मौसम में ब्रीडिंग के लिए आते हैं, यानी अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि साइबेरिया में ज़्यादा ठंड होने की वजह से वहाँ उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ ब्रीडिंग करने आते हैं। इस अभयारण्य में लगभग 230 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। आजकल ये पक्षी अभयारण्य के साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केंद्र भी है। तो यहाँ पर बहुत से पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। तो आज शीत ऋतु यानी जनवरी का महीना है और रविवार का दिन है। रविवार के दिन मैं यहाँ केवलादेव भ्रमण करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर देखिए बुगला शिकार करता हुआ। इस अभयारण्य को 1972 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसे 1984 में विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया। इस अभयारण्य में पक्षियों के अलावा अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। ये देखिए आपको एक हिरण दिखाई दे रहा होगा, पानी से काफ़ी दूर वो हिरण। तो हिरण, अजगर, सांबर ऐसे वन्य जंतु भी इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। पक्षियों में अगर बात करें तो सार्स के अलावा यहाँ बत्तख, स्टॉर्क जिसे हिंदी में बलाक कहते हैं, तो स्टॉर्क एक पीले रंग की लंबी पूंछ, लंबे पैर वाला एक शक्तिशाली पक्षी होता है।
पैरों को पीछे की ओर फैलाकर तथा गर्दन को बाहर की ओर खींचकर धीमे धीमे फड़फड़ाते हुए उड़ान भरते हैं और ये लंबे समय तक उड़ते रहते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली, मेंढक, छिपकलियाँ, कीड़े, घोंघे आदि है। तो ये देखिए स्टार्क यानी बालाक परिवार का एक सूचना पट लगा हुआ है। ये देखिए सूचना पट, बालाक परिवार, स्टार्क, लंबी चोंच, विदेशी पक्षी। ये देखिए पेड़ों पर इनके बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर एक और सूचना पट लगा हुआ है जिस पर लिखा है बार हेडेड गूज सरपट्टी 7। हिंदी में इसका नाम सरपट्टी 7 है और इंग्लिश नाम है इसका बार हेडेड गूज। साइंटिफिक नेम है इसका अंसेर इंडिकस। ये सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है और माउंट एवरेस्ट के ऊपर उड़ता दिखाई पड़ता है। मतलब माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला ये गूज है। खासकर ये मंगोलिया से यहाँ आते हैं। मध्य एशिया में पर्वतीय झीलों के पास हजारों की संख्या में कॉलोनियों में प्रजनन के लिए सर्दियों के मौसम में प्रायद्वीपीय भारत तक ये उड़ान भरते हैं। शारीरिक रूप से हंस बतख से बड़े होते हैं और भूमि पर अपने भोजन में अधिकांश घास, पक्षियों, शाक, दाने जो उपलब्ध होते हैं उनको खाते हैं और कभी कभी छोटी मछलियों को भी खाते हैं। इधर के पेड़ों पर कुछ और स्टार्क के बच्चे बैठे हैं। देखिए बहुत ही शानदार स्टार्क फैमिली। ये उड़ता हुआ एक हंस। इन पक्षियों के अलावा इसमें हंस, बगुला, कुरजा, बुलबुल, हरियल ऐसे पक्षी भी पाए जाते हैं। वुली नेक्ड स्टार्क लगलग, जिसका साइंटिफिक नेम है सिकोनिया एपिस्कोपस। इसका शरीर भी काफ़ी गठीला होता है और विशेषकर ये अकेला रहता है, ऊंचे पेड़ों पर अकेला बैठता है।
इसी मंदिर यानी केवला देव मंदिर या शिव मंदिर के कारण ही इस अभयारण्य का नाम केवला देव अभयारण्य पड़ा है। तो केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का ये प्राचीनतम मंदिर। प्रारंभ में ये क्षेत्र शिकार स्थल के रूप में जाना जाता था। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा और अंग्रेज शिकार कंपटीशन में भाग लेते थे, जिनका विवरण यहाँ दिया गया है। तो इस पर लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ द विजिट ऑफ, जो यहाँ शिकार कंपटीशन में भाग लिया यानी शिकार किए हैं खासकर बतखों के, उनका विवरण इन पत्थरों पे लिखा गया है। सबसे पहले 1902 में फर्स्ट शॉट में लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड किचनर ने 540 पक्षियों को शूट किया है। कुल मिलाकर 17 गन में ये 540 पक्षी शूट किए। उसके बाद 1903 यानी 9 फरवरी 1903 में द ड्यूक ऑफ कनॉट ने 19 गन में 780 पक्षियों को शूट किया है। फिर 1910 में यानी 1 दिसंबर 1910 फर्स्ट शूट में महाराजा बीकानेर ने 2758 पक्षियों को शूट किया है, कुल मिलाकर 51 गन्स में। मैं ये सभी तो पढ़ के नहीं बता सकता, कुछ इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है उनको पढ़कर आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो को खोज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद 3 दिसंबर 1914 में फर्स्ट शूट में HE विक्ट्री लॉर्ड होर्डिंग ने 4062 पक्षी एक साथ शूट किए, कुल मिलाकर 49 गन में ये पक्षी शूट की है। फिर 20 नवंबर 1916 में फर्स्ट शूट HE विक्ट्री लॉर्ड चम्सफोर्ड ने 4206 पक्षियों को शूट किया है। इन 50 गन्स में ये 4206 पक्षी शूट किए हैं। फिर 12 नवंबर 1938 को लॉर्ड लिनलिथगो, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, लॉर्ड लिनलिथगो ने 2 अलग अलग मॉर्निंग और आफ्टरनून में अलग अलग शूट में, मॉर्निंग में 3044 और आफ्टरनून में 1229 यानी कुल मिलाकर 4273 पक्षियों को शूट किया है। और ये सारे 39 गन्स में किए। और फिर लास्ट जो अंतिम है वो 23 फरवरी 1964 का यहाँ शूट हुआ है, जो जनरल JN चौधरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाफ डे शूट किया है और उन्होंने 51 गन्स में 556 पक्षियों को शूट किया। इसके बाद में यहाँ पर शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पक्षी यहाँ की जो एंचा नामक घास है उसमें फंसकर भी खूब मरते हैं। एक बार राजस्थान सरकार ने यहाँ पर पानी की आवक रोक दी, तो यहाँ के जो पक्षी थे पानी की कमी की वजह से वो यमुना नदी के किनारे यानी दिल्ली की ओर शिफ्ट हो गए। पर्यटकों का आगे जाना वर्जित है, तो यहाँ लिखा पर्यटकों का आगे जाना वर्जित है। इधर एक और साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से रिटर्न कर लूँगा। खूब साइकिल चला ली। ये पक्षी देखिए, ये जो लंबी सी चोंच का एक पक्षी दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लॉन्ग हेड कॉर्मोरेंट्स। क्या है? लॉन्ग हेड कॉर्मोरेंट्स। ये देखिए पक्षियों के झुंड में एक बहुत बड़ी सी बतख बैठी है, जिसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बतख है, डक। इन्हीं पक्षियों का शिकार यहाँ पहले किया जाता था।
यहाँ पर कुछ लोग दूरबीन से पक्षियों का अवलोकन कर रहे हैं। यदि आप भी इस अभयारण्य में घूमना चाहते हो तो नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो महीना यानी सर्दियों का टाइम है वो यहाँ सबसे उपयुक्त टाइम है। मैं इस केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले मैं जनवरी 2013 में भी इस अभयारण्य का भ्रमण कर चुका हूँ। तब मैं राजस्थान पुलिस का यहाँ पेपर देने आया था। उस टाइम भी मैंने केवलादेव का भ्रमण किया था। तब और आज काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। उस टाइम मैंने साइकिल सिर्फ 10 रुपये में ली, आज 150 में मिली है। काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। यहाँ पे देखिए एक स्टोर्क पेड़ के पीछे कैसे अपना भोजन करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए एक और मेक लगा हुआ है। इधर कुछ बोट है। अभी शायद बोटिंग बंद है। ये देखिए मेरे पीछे बोट। डॉक्टर सलीम अली टूरिज्म इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो डॉक्टर सलीम अली की याद में यहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है, यानी टूरिज्म सेंटर बनाया गया है। आज हालांकि ये बंद है। तो डॉक्टर सलीम अली ने इस अभयारण्य में बहुत काम किया है पक्षियों के लिए। डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों को बचाने के लिए यानी पक्षियों के संरक्षण हेतु बहुत काम किया है। उसी की याद में यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है। ज़्यादातर उसने इसी अभयारण्य में काम किया है। तो विदेशी मेहमान पंखेरों के लिए स्वर्ग ये अभयारण्य यानी केवलादेव अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। यहाँ पर आपने देखा ही होगा बहुत सारे पक्षी, करेन जिसे सार्स भी कहते हैं, हंस, बगुला, गुर्जा, मंगोलियाई गूज, हरियल, स्टॉर्क, आइबिस, बुलबुल, तितर, बटबड़, मोर और कई तमाम प्रकार के पंखेरु। सबसे छोटी बत्तख, बड़ी बत्तख भी पाई जाती है। तो काफ़ी कुछ भ्रमण हो चुका है। लगभग अगर पूरा जोड़ा जाए तो मैंने लगभग 20-25 किलोमीटर साइकिल से इस अभयारण्य में यात्रा कर ली है। शाम का टाइम हो रहा है। तो इस रेंजर ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। मैं ये सोच रहा था शायद पंचर हो जाएगी, पंचर तो ना हुई। चलते हैं, साइकिल को अब जमा करवा देते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ साइकिल स्टोर में। ये साइकिल स्टोर यहाँ कोई मिल नहीं रहा है। हाँ, यही है मेरी आईडी। मैंने आप मेरा आधार कार्ड ले लिया है। ओके, बाय बाय। तो अब चलते हैं। इससे एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।